हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए अमेजिंग चैप्टर लेकर के। नोड जेस एंड एक्सप्रेस जेस का चैप्टर है ये। हमने नोड जेस एंड एक्सप्रेस जेस का कोर्स स्टार्ट किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने इस कोर्स को स्टार्ट नहीं किया है, सबसे पहले आप जस्ट फॉर कोड यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और ये प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। ऑलरेडी 2-3 वीडियो जा चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। और हाँ, वीडियो देखते ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो अगर पसंद आता है, कुछ अच्छा लगे, तो कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि ना ही आप वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही आप कमेंट करते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो जॉइन बटन पर क्लिक करके आप कोई भी मेंबरशिप वाला प्लान चूज़ करिए। 89 से 299 से या 599 से, जैसी आपकी इच्छा हो वो चूज़ करिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से काम कर सकूं और अच्छे से जो है चीज़ों को और अच्छी चीज़ों को आप लोगों के लिए ला सकूं। ठीक है, तो नोटिस कीजिए, हमने नोड जेस एंड एक्सप्रेस जेस स्टार्ट किया था। हमने प्योर नोड जेस में थोड़ा बहुत काम किया। हम ज़्यादा प्योर नोड जेस में काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्योर नोड जेस में काम करना अब जो है उतना जो है यूज़फुल नहीं है। और हमारे काम में आता है एक्सप्रेस जेएस। चाहे हम किसी इंडस्ट्री में जाएँगे या कहीं पर भी काम करने जाएँगे, तो एक्सप्रेस जेएस में ही वहाँ पर काम होगा। और मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सप्रेस जेएस में देना चाहिए, क्योंकि अब प्योर नोड जेएस में कहीं भी काम नहीं होता है। प्योर नोड जेएस में काम होता ही नहीं है और ना ही हम करेंगे, क्योंकि वही सारा काम आप एक्सप्रेस में फिर से करोगे, जो भी आप प्योर नोड जिसमें करने वाले हो, एपीआई बनाना, रिस्पॉन्स देना, रिक्वेस्ट रिसीव करना, यही सब काम। तो आगे जो काम में है, हमारे काम की चीज़ है, वही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? तो सबसे पहले हम जो है एक्सप्रेस जेएस की बात करेंगे कि एक्सप्रेस जेएस क्या है। एक्सप्रेस जेएस जो है क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है। कैसा फ्रेमवर्क है? नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। किस लिए यूज़ होता है? क्या बनाने के लिए यूज़ होता है? वेब एप्लीकेशंस एंड एपीआईज़। ठीक है? तरीके से आप समझिए। व्हाट इज़ एक्सप्रेस.js? एक्सप्रेस.js इज़ अ बैकएंड फ्रेमवर्क फॉर Node.js, हैंडलिंग राउट्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स को एंड राउट्स को हैंडल करने के लिए यूज होता है। ठीक है? और इट हेल्प्स इन बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन एंड रेस्टफुल एपीआईज क्विकली। यानी कि अगर आप एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे तो आप क्विकली जो है रेस्टफुल एपीआईज बना पाएंगे। अब रेस्टफुल एपीआईज क्या है वो भी आप जो है समझेंगे आगे। वाई यूज एक्सप्रेस जेएस? इजी राउटिंग, यानी कि राउटिंग करना बहुत इजी है। हैंडल मल्टीपल यूआरएल्स इजीली, यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई एक राउट बना रहे हो तो उसके लिए आप मल्टीपल यूआरएल्स हैंडल कर सकते हो इजीली। ठीक है? मिडलवेयर सपोर्ट, प्रोसेस रिक्वेस्ट बिफोर सेंडिंग अ रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले आप कोई मिडलवेयर चला सकते हो। मिडलवेयर वो होता है जैसे कि हमने कोई रिक्वेस्ट किया, अब हमें उस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना है सर्वर पे, तो रिस्पॉन्स देने से पहले आप रिक्वेस्ट को वेरीफाई करो, उसके बाद रिस्पॉन्स दो। तो मिडलवेयर का सपोर्ट है। हैंडल एचटीटीपी मेथड्स, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सब क्या है? ये सब एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। जब आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हैं, गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट या डिलीट रिक्वेस्ट, उन्हीं को बोलते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट या एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है? फास्ट एंड रिलायबल, मिनिमल सेटअप नीडेड, यानी कि कम सेटअप की ज़रूरत है, ज़्यादा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपके पीसी में नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद जो आपका स्टेप बाय स्टेप करना है वो आपको बताया गया। सबसे पहले क्या करना है आपको? एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। लेकिन उससे पहले आपको फर्स्ट क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर एंड इनिशियलाइज़ अ नोड.जेएस प्रोजेक्ट। यानी कि आपको क्या करना है? सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको टर्मिनल में जाना है और mkdir माय एक्सप्रेस लिखना है। या आपका जो प्रोजेक्ट का यानी कि जो हमने नोड.जेएस लेक्चर्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था, उसमें हमने जो भी पड़ा वो है। उसी में आप यहाँ पर राइट क्लिक करके एक नया फ़ोल्डर बना दो, क्योंकि ये हमारा एक्सप्रेस का है। तो हम इसको, या हमारा चैप्टर 4 है तो मैं इसे बना देता हूँ चैप्टर 4। ठीक है? तो किसी भी नाम से आप यहीं से बना दो, या दूसरा तरीका क्या है, इसको डिलीट कर दो और इस फ़ोल्डर को पूरे जो है टर्मिनल में ले लो। तरीके से सीएमडी इंटर प्रेस करेंगे तो ये टर्मिनल में खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप mkdir की हेल्प से, यानी कि मैक डायरेक्टरी, इसका mkdir का मतलब होता है मैक डायरेक्टरी, यानी कि फ़ोल्डर बनाना। ठीक है? तो पहले तो cls कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पर लिखिए mkdir और अपने फ़ोल्डर का नाम दीजिए। तो मुझे चैप्टर 4 के नाम से बनाना है तो ch-4 एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर नोटिस कीजिए चैप्टर 4 के नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा। अब आपको उस फ़ोल्डर में जाना है, जैसे-जैसे यहाँ पर बताया, देखिए क्या लिखना है? सीडी माय एक्सप्रेस। तो सीडी माय एक्सप्रेस के नाम से आपने फ़ोल्डर नहीं बनाया है, आपने फ़ोल्डर बनाया है ch4 के नाम से। तो सीडी ch-4 के नाम से इसको एक्सेस करेंगे।
तो नोटिस कीजिए आप उस फ़ोल्डर में आ गए। अब आप इसको क्लियर कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इनिशियलाइज़ करना है। क्या इनिशियलाइज़ करना है? ठीक है, एक पैकेज डॉट जेसन फ़ाइल बनाते हैं उसके लिए, ठीक है? तो npm init कमांड चलाते हैं, डैश y क्यों लगाना है वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले npm init चलाइए, ये कमांड आपको चलाना है। तो npm init चलाने से क्या होता है, एक पैकेज डॉट जेसन फ़ोल्डर फ़ाइल बनता है आपके इस फ़ोल्डर में। पैकेज डॉट जेसन अभी नहीं बना, क्योंकि अभी आपने ये कमांड चलाया तो आपसे कुछ चीज़ें पूछा जाएगा, पैकेज नेम क्या रखना है? अगर आपको यही रखना है तो एंटर प्रेस कर दीजिए। वर्ज़न आपको यही रखना है तो एंटर प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन कुछ रखना है तो रखिए, एंटर प्रेस कर देंगे। एंट्री पॉइंट index.js एंटर प्रेस कर दीजिए। पेस्ट कमांड एंटर प्रेस कर दीजिए। गिट रिपॉजिटरी एंटर कर दीजिए। कीवर्ड एंटर, ऑथर एंटर, सब कुछ एंटर कर दीजिए इस तरीके से। तो आपका जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है वो बन जाएगा और उसमें इतनी इतनी चीज़ें आपको दिखेंगी अभी। फिलहाल जो आपका पैकेज डॉट जेसन फाइल है वो इसमें दिखेगा यहाँ पर आपको, ठीक है? यानी कि जो आपका चैप्टर 4 है उसमें एक पैकेज डॉट जेसन के नाम से फाइल दिख जाएगा। अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पर जाइए और जो है यहाँ पर हिडन इसको चेक कर लीजिए। यहाँ अगर रिफ्रेश करने पे ना दिखे तो आप एक काम करो, आप जो है इस फ़ोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लो और यहाँ पर अच्छा नहीं आया, देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए इज़ दिस ओके? यस जब करेंगे तब ये आएगा, तो एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तब अब यहाँ पर आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए दिख गया और वीएस कोड में ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पैकेज डॉट जेसन दिख जाएगा। पैकेज डॉट जेसन क्या है? सबसे पहले ये समझिए, पैकेज डॉट जेसन एक ऐसा फाइल है जो आपके पूरे एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। यानी कि एप्लीकेशन का नेम क्या है, एप्लीकेशन का वर्ज़न क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेन मतलब कौन-सी फ़ाइल मेन फ़ाइल होगी आपकी index.js होगी या server.js या जो भी है, वो यहाँ पर डिफ़ाइन करता है, app.js भी हो सकता है, स्क्रिप्ट, है ना? और ऑथर नेम क्या है, लाइसेंस क्या है, ये सारी चीज़ें होल्ड करके रखता है या जो भी आप पैकेज या जो भी चीज़ें आप इंस्टॉल करेंगे, एक्सटर्नल चीज़ें, जैसे हम एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे, हम जो है मॉर्गन इंस्टॉल करेंगे, हम बॉडी पार्सन इंस्टॉल करेंगे, हम कुकी पार्सन इंस्टॉल करेंगे, हम जो है जेडब्ल्यूटी इंस्टॉल करेंगे या जो भी पैकेज हम एक्सटर्नल इंस्टॉल करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में, उन सब की इन्फॉर्मेशन ये रखेगा। और फ्यूचर में जब भी आप इस प्रोजेक्ट को कहीं पर भी शेयर करेंगे, होस्ट करेंगे, तो इसी पैकेज डॉट जेसन के अकॉर्डिंग चीज़ें इंस्टॉल की जाएँगी। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट फ़ाइल होता है पैकेज डॉट जेसन, ये आपका होना ही चाहिए क्योंकि इसी में सारी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है कि उसमें कौन-कौन सा मॉड्यूल यूज़ हो रहा है, किस-किस मॉड्यूल की आवश्यकता है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। जैसे-जैसे आप चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे, वो यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ में ऐड होती चली जाएँगी, ठीक है? तो ये हो गया। तो पहले आपको क्या करना है, एक्सप्रेस के लिए यही सारा करना है, यानी कि पहले तो आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है, फ़ोल्डर बनाने के बाद आपको npm init करना है। अच्छा, यहाँ पर लिखा था डैश वाई, npm init डैश वाई, तो हमने डैश वाई तो नहीं लिखा था। क्यों लिखना है डैश वाई वो समझिए ज़रा। जैसे अभी हमने npm init जब लिखा था, तो इतनी सारी चीज़ें हमें जो है पूछा गया, ये सब पूछा गया, वर्ज़न, पैकेज, डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहते हो कि ये सब ना पूछा जाए, तो आप लिखेंगे npm init डैश वाई, यानी कि वो सब स्किप हो जाएगा। पहले तो आप यानी कि ये जो फ़ाइल है पैकेज डॉट जेसन इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाइए, फिर से वही कमांड चलाइए npm init और डैश वाई लगा दीजिए। तो इस बार आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, सीधा आपका जो पैकेज डॉट जेसन है वो बन जाएगा। तो वो जो प्रोसेस था, ये एक-एक चीज़ आपसे पूछा जा रहा था, नेम, वर्ज़न, डिस्क्रिप्शन में, है ना? ये सारी चीज़ें, कीवर्ड्स, ऑथर नेम, लाइसेंस, तो वो सब पूछा जा रहा था, तो वो अब स्किप हो गया। अगर आप डैश वाई लगाएँगे तो वो सब स्किप हो जाएगा और फिर से पैकेज डॉट जेसन आपका बन गया और वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेंगी, जो आपने फर्स्ट टाइम npm init करके किया था। तो अगर आपको स्किप करना है तो डैश वाई, अदरवाइज़ अगर आपको कुछ लिखना है जैसे कि ऑथर नेम वगैरह वहीं से लिखना है, वैसे आप यहाँ से भी लिख सकते हो। अगर आपको वहीं से लिखना है तो आप npm init सिर्फ लिखेंगे, ठीक है? अब ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। यानी कि ये जो आपका CH4 है, यही आपका प्रोजेक्ट है, यानी कि चैप्टर 4, तो इसमें आपको एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको npm इंस्टॉल या npm i एक्सप्रेस लिखना है, ठीक है? तो इंस्टॉल भी रख सकते हो और आप npm i भी लिख सकते हो। npm i एक्सप्रेस इस तरीके से लिख देंगे तब भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा और अगर आप चाहते हैं तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिख दीजिए तब भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। तो मैं i ही लिखता हूँ। इससे भी इंस्टॉल हो जाता है और इंस्टॉल पूरा लिखेंगे तब भी उससे भी इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस डिफाइन किया। थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे, नोटिस करेंगे, थोड़ी देर में ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है और इंस्टॉल भी हो जाएगा। नोटिस कीजिए इंस्टॉल हो गया एक्सप्रेस सक्सेसफुली। अगर आप पैकेज डॉट जेसन में जाकर के देखेंगे, तो आपको सबसे पहले एक नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर बन गया क्योंकि जब भी आप कोई भी पैकेज है यानी कि एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, तो नोड मॉड्यूल के नाम से फ़ोल्डर बनेगा और उसमें उसका डिक्लेरेशन आता है, ठीक है?
तो अब यहाँ पर देखिए पैकेज डॉट जेसन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक्सप्रेस आपका इंस्टॉल हो चुका है डिपेंडेंसीज में, और कौन-सा वर्ज़न है एक्सप्रेस का वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है? नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर क्या है? नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर एक ऐसा फ़ोल्डर है जो जो है जो भी पैकेज आपका इंस्टॉल हुआ, यानी कि जैसे एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस का कोई एक लाइन का कोड नहीं है, ये छोटा-सा कोड नहीं है। इसके कई सारे बंडल्स होते हैं, यानी कि इसके कई सारे फ़ोल्डर होंगे जो कि इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, यानी कि इसमें है। अब जब भी आप कुछ भी रिक्वायर करेंगे, कुछ भी जो है इम्पोर्ट करेंगे, तो वो यहीं से इम्पोर्ट किया जाएगा और वो सारी चीज़ें जो है वर्क करेंगी। चाहे वो कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल, चाहे आप जेडब्ल्यूटी इंस्टॉल करेंगे, तो वो भी इसी में जाएगा, और आप जो है कुछ भी इंस्टॉल करेंगे वो इसी में जाएगा, ठीक है? और पैकेज डॉट जेसन में उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि क्या-क्या इस नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर में है, ठीक है? तो जब आप किसी को शेयर करते हैं, जैसे अभी आप इसको शेयर करना है इस प्रोजेक्ट को आपको चैप्टर 4 को, तो आप नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर डिलीट करके शेयर करें, क्योंकि नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर एक बहुत बड़ा फ़ाइल होता है, ये जाएगा नहीं जल्दी। इसमें बहुत ये कई एमबीज़ का हो जाता है। ठीक है? तो इसको डिलीट करें, उसके बाद शेयर करें। अब क्या करेगा, जो जिसके पास भी आपने शेयर किया है, वो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को ओपन करेगा और npm i कमांड चलाएगा, npm इंस्टॉल। तो npm इंस्टॉल जब चलाएगा तो डिपेंडेंसीज़ के अकॉर्डिंग जो भी जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर के अंदर दोबारा से नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर चीज़ें रख दी जाएँगी, ठीक है? तो नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर के अंदर सभी पैकेज का जो है फ़ोल्डर होता है, कलेक्शन होता है। इसमें जो भी आप इंस्टॉल करते हैं, वो सब इसी में जाता है। और क्या उसका जो है वर्ज़न है, क्या नेम है, वो यहाँ रहता है डिपेंडेंसीज़ में। ऐसे ही हम कुछ भी और आगे इंस्टॉल करेंगे तो वो भी यहीं पर ऐड हो जाएगा। पैकेज लॉक डॉट जेसन फ़ाइल है, इसके ये भी एज़ इट इज़ जो है लगभग इसी की तरह होता है, ठीक है? तो जब भी आप कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो पैकेज लॉक डॉट जेसन ये फ़ाइल बन जाता है, ठीक है? चलिए ज़रा हम अब आगे काम करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपका यहाँ तक ये प्रोसेस आपको डेली फ़ॉलो करना है जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएँगे तब। स्टेप 2 क्या करना है? क्रिएट अ सिंपल एक्सप्रेस सर्वर। तो एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करना है सर्वर डॉट जेएस के नाम से, या इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से, या किसी भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हो, नाम का मसला नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इस फ़ोल्डर में चैप्टर वाले में यानी कि CH4 में एक नया फ़ाइल क्रिएट करना है इंडेक्स डॉट जेएस के नाम। तो हमेशा इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से बनाओ, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? या ऐप डॉट जेएस के नाम से बना लो, क्योंकि आपका मेन फ़ाइल यही होता है और यही आपका रन होगा। तो इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से आपने इस तरीके से फाइल बना लेना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन इस कोड को लिखना है। पहले तो एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है, उसके बाद आपको एक ऐप क्रिएट करना है, उसके बाद आपको एक पोर्ट नंबर डिसाइड करना है। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन-सा रिक्वेस्ट करना है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट क्या करना है। फिर आपको यानी कि जो है सर्वर को लिसन करना है किसी पोर्ट नंबर पे। तो चलिए ज़रा एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे, तो कांस्टेंट एक्सप्रेस यानी कि एक एक्सप्रेस के नाम से कांस्टेंट बनाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेस के नाम से कांस्टेंट बनाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो, बट रिक्वायर करते समय यहाँ पर जो आप नाम दें, यानी कि जैसे हमने रिक्वायर लिखा इस तरीके से, तो यहाँ पर जो मैं नाम दूँगा वो एक्सप्रेस दूँगा। इसमें आपको स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ आप कोई भी नाम दे दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, यानी कि इसको एज़ अ फंक्शन कॉल करना है और किसी वेरिएबल में रखना है। तो मैंने एक कांस्टेंट बनाया ऐप के नाम से। तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐप के नाम से बनाओ, किसी भी नाम से बना सकते हो, और ये जो एक्सप्रेस है इसको एज़ अ फंक्शन कॉल करके बस इसमें रख देंगे, ठीक है? अब आपको एक और बना लेना है कांस्टेंट पोर्ट के नाम से। तो ज़रूरी नहीं कि बनाओ, ये पोर्ट वाला ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो जहाँ पर आप लिसन फंक्शन कॉल करेंगे वहीं पर पोर्ट नंबर दे दें। तो जो भी पोर्ट नंबर आपको रखना है वो यहाँ पर डिफाइन करके रख दीजिए। ठीक है? तो ये बना लो, ज़्यादा अच्छा है। अब जहाँ पर भी हमें पोर्ट नंबर लिखना होगा बस इस पोर्ट वाले वेरिएबल का यूज़ करेंगे, यानी कि कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका ऐप है इसी के अंदर से डॉट गेट पुट पोस्ट डिलीट जैसा भी आपको रिक्वेस्ट करना है वो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट आपका इसमें फॉरवर्ड स्लैश होगा, यानी कि आपका ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया। सेकंड आर्गुमेंट आपका क्या होना चाहिए? सेकंड आर्गुमेंट आपका एक कॉलबैक फंक्शन होता है। कॉलबैक फंक्शन का मतलब आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। रिक्वेस्ट को रिसीव कर लेना है और रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेना है, इस तरीके से। जैसे आप प्योर नोड जिसमें काम करते थे, वहाँ पर आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव होगा। लेकिन अब आपने यहीं पर डिसाइड कर लिया। और उसमें क्या करते थे, आपको कंडीशनली चेक करना पड़ता था कि आपको रिक्वेस्ट के अंदर से गेट में रिक्वेस्ट हुआ है या पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ है या पुट रिक्वेस्ट हुआ है या डिलीट रिक्वेस्ट हुआ है, ये सब आपको कंडीशनली चेक करना पड़ता था नोड.जेएस में। लेकिन यहाँ पर आपको ऐप के अंदर से यानी कि जो आपका मेन ऐप है उसी के अंदर से गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट इसके नाम से फंक्शन होता है, उसको आप कॉल करते हो। तो जब आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो यही हिट होगा, जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो पोस्ट वाला हिट होगा, जब आप पुट रिक्वेस्ट करेंगे तो पुट वाला हिट होगा। अब यहाँ से जो भी आपको रिस्पॉन्स देना है वो आप यहाँ से दे सकते हो। तो रिस्पॉन्स के अंदर से
यानी कि ये जो आपका रिस्पॉन्स है, मैंने क्या कहा, जब भी आपको यूज़र तक कोई रिस्पॉन्स भेजना है, तो रिस्पॉन्स का जो है यूज़ करेंगे। जब भी आपको यूज़र का कोई भी रिक्वेस्ट लेना है, यानी कि जब यूज़र रिक्वेस्ट करते समय कोई डेटा वगैरह भेजेगा, तो वो आपको इससे मिलेगा। तो रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट सेंड फंक्शन कॉल करेंगे और जो भी आपको मैसेज देना है, यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, माई पोस्ट एक्सप्रेस कोड, एक्सप्रेस कोड। तो यही सेटअप है। पहले इंस्टॉल करना है चीज़ों को, डिपेंडेंसी वगैरह सब कुछ। उसके बाद आपको एक छोटा-सा कोड लिखना है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। अब आपको पोर्ट नंबर, यानी कि जो आपका लिसन फंक्शन, उसको कॉल करना है ऐप के लिए। तो ऐप के अंदर से डॉट लिसन के नाम से फंक्शन कॉल करेंगे और अपना जो पोर्ट नंबर है वो दे देंगे। तो पोर्ट के नाम से हमारे पास ये रहा कांस्टेंट, इसको डिफाइन कर देंगे। मान लीजिए आप इसको यूज़ नहीं करना चाहे तो यहीं पर आप पोर्ट नंबर डायरेक्ट डिफाइन कर दो इस तरीके से। तो ये भी सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे भी आपका काम हो जाएगा और इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने 101 यहीं पर डिफाइन किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है, रन करना है। तो रन करने के लिए आपका index.js के नाम से जो फाइल है वही रन होगी। तो यहाँ पर आना है और आपको इस तरह से लिखना है, नोड index.js, इस तरीके से index.js आपका क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, इस फ़ोल्डर के अंदर है। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर जाकर के, और अगर आप इस तरह से रिक्वेस्ट करेंगे लोकल होस्ट और कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 1010, इस तरह से इस यूआरएल को हिट करेंगे, तो माई पोस्ट एक्सप्रेस कोड आपको दिख जाएगा, क्योंकि आपने यही रिस्पॉन्स के रूप में भेजा है। तो जब भी आप इस यूआरएल को हिट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट होता है और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इस यूआरएल को हिट करेंगे, तो गेट रिक्वेस्ट ही होता है। ठीक है? ये हो गया। अगर आप यहाँ पोर्ट नंबर लिखे होते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने पोर्ट नंबर डिफ़ाइन किया। तो यानी कि ये पोर्ट, इससे भी आपका वही सेम, अभी हम रिफ्रेश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जस्ट फॉर कोड, ठीक है? तो मैंने जस्ट फॉर कोड ये डिफाइन किया। नोटिस कीजिए, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो जस्ट फॉर कोड मुझे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि फिर से आपको इसको कंपाइल करना होगा। तो बंद करेंगे, सीएलएस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नोड index.js, ठीक है? नोटिस कीजिए, तो नोड index.js लिखेंगे। अब यहाँ पर जब रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आपको जस्ट फॉर कोड दिखेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमें जो है कुछ देना है कि कौन से पोर्ट नंबर पे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को कॉलबैक में डिफाइन करते हैं, ऐसे कॉमा से सेपरेट कीजिए, एक कॉलबैक बनाते हैं इस तरीके से और यहाँ कंसोल करते हैं उस चीज़ को। तो कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करेंगे और यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि जो है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर, उसके बाद स्पेस देंगे एक और कॉमा से आपको पोर्ट डिफाइन करें, यानी कि जो आपका पोर्ट वाला वेरिएबल है, इस पे रन हो रहा है। तो अब फिर से आप जब कंपाइल करेंगे, तो यहाँ पर आपको कंसोल में दिखेगा, जैसे मैंने लिखा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। नोटिस कीजिए, यहाँ पर लिखा है ना, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 1010। अब यहाँ पर आप रिफ्रेश कीजिए तो अभी भी आपको रिजल्ट वही दिखेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किया, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो आलोक कुमार, यहाँ पर लिखा हेलो आलोक कुमार। तो नोटिस कीजिए, जब मैं पेज रिफ्रेश करूँगा, यानी कि यहाँ पर पेज रिफ्रेश करूँगा, तो चेंजेस नहीं दिखेगा। चेंजेस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से बंद करना है और यहाँ पर लिखना है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तब आपको चेंजेस दिखेगा यहाँ पर। अभी रिफ्रेश करेंगे तो चेंजेस दिखा। हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था, ऑलरेडी हमारे में नोडमोन इंस्टॉल्ड है। अगर आपने नोडमोन इंस्टॉल नहीं किया था, तो ये लिखिएगा npm i-g नोडमोन, ठीक है? इस पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है, ग्लोबली इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी हमने ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा है। तो अब आपको क्या करना है, नोड मोन लिखना है, सिर्फ नोड मोन। तो अब आपका ये कंपाइल होता रहेगा। आप जैसे-जैसे चेंजेस करेंगे, आपको हर बार कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, हमेशा ये कंपाइल हो रहेगा। अभी आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किया, मान लीजिए फिर से मैंने यहाँ पर लिखा जस्ट फॉर कोड। तो नोटिस कीजिए, ये अब मुझे कंपाइल नहीं करना पड़ेगा, जस्ट फॉर कोड मैंने लिखा, तो ये अब कंपाइल्ड है, ऑलरेडी कंपाइल्ड है। ठीक है? अब आप यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए। तो नोड मोन क्या करता है? नोड मोन आपके एप्लीकेशन को कंपाइल्ड रखता है। यानी कि आपको बार-बार कंपाइल नहीं करना पड़ता है। वो एक ऐसा पैकेज है जो कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो चलता रहेगा। बस आप चेंजेस कीजिए और यहाँ रिफ्रेश कीजिए, आपको चेंजेस दिखेगा। आपको हर बार यहाँ पर जाकर के कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? ये हो गया। अब मान लीजिए पोस्ट रिक्वेस्ट की टेस्टिंग करनी है, डिलीट की टेस्टिंग करनी है, इन सब चीज़ों की टेस्टिंग करनी है, तो आपको यहाँ पर आना है फिर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट रिक्वेस्टेड। ठीक है? मैंने यहाँ पर लिखा गेट रिक्वेस्टेड, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है? तो जब भी आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो गेट रिक्वेस्टेड, इसी तरीके से मैंने कॉपी किया और इसके ठीक नीचे पेस्ट करूँगा
और यहाँ मैंने पोस्ट फंक्शन कॉल किया। तो जैसे आपने गेट फंक्शन कॉल किया था, वैसे आप पोस्ट फंक्शन कॉल कीजिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव कीजिए और यहाँ पर डिफाइन कीजिए पोस्ट रिक्वेस्टेड। फिर से मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया एक और बार और मैं पुट फंक्शन कॉल करूँगा इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर मैंने पुट डिफाइन किया और यहाँ पर मैं जो है पुट रिक्वेस्टेड ये डिफाइन कर देता हूँ। फिर से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा एक और बार, यानी कि इसी चीज़ को, और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया डिलीट। तो डिलीट फंक्शन होता है उसको कॉल करना है और आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है डिलीट रिक्वेस्टेड, इस तरीके से। तो जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये रिस्पॉन्स जाएगा, जब आप पुट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये रिस्पॉन्स जाएगा और जब आप जो है डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये रिस्पॉन्स जाएगा। यहाँ पर आपको कंडीशनली कुछ भी नहीं चेक करना है। एक्सप्रेस उस चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट हैंडल कर रहा है, लेकिन हम प्योर नोड जेएस में काम कर रहे थे, तो हम रिक्वेस्ट के अंदर से मेथड चेक करते थे कि कौन-सा रिक्वेस्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स देते थे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये हैंडल कर लेगा। अगर आपने पुट रिक्वेस्ट किया तो यही चलेगा, अगर आपने गेट रिक्वेस्ट किया तो ये चलेगा, अगर आपने डिलीट रिक्वेस्ट किया तो ये चलेगा। तो यहाँ से तो हम गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट ये सब रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते, यानी कि गेट रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, बट पोस्ट, डिलीट ये सब नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई यूआई नहीं है। अगर हमारे पास कोई बटन होता तो उस पे क्लिक करने पे हम डिफाइन करते कि हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना है या कुछ भी करना है। तो अभी हमारे पास कोई यूआई नहीं है, अभी हम जो है नोड एंड एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। जब हम फ्रंट एंड के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास फ्रंट एंड में यूआई होगा, फॉर्म होगा, बटन होगा, वो सब फॉर्म का डेटा फिल करेंगे, बटन के थ्रू क्लिक करके उसको जब सर्वर पे भेजेंगे तो वहाँ से हमारे पास गेट रिक्वेस्ट करने का भी ऑप्शन रहेगा, पोस्ट का भी रहेगा, पुट का भी रहेगा और डिलीट का भी रहेगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपसे पोस्ट मेन इंस्टॉल करवाया था, तो पोस्ट मेन आपको ओपन कर लेना है, पोस्ट, डिलीट, पुट रिक्वेस्ट करने के लिए। देखिए पोस्ट मेन की हेल्प से हम टेस्टिंग करेंगे। तो जब आप एज़ अ बैकएंड डेवलपर या कहीं पर भी काम करेंगे, तो पोस्टमैन की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जो भी आपने एपीआई बनाया, तो आप कहीं पर भी अगर आप एज़ अ बैकएंड डेवलपर काम कर रहे हैं, तो आप जब एपीआई बनाएँगे तो आपको पोस्टमैन से ही टेस्ट करना होगा क्योंकि आप फ्रंट एंड डेवलपर नहीं हो। जब आपका एपीआई टेस्ट हो जाएगा, फ्रंट एंड डेवलपर को देंगे और वो अपने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करेगा। तो जब भी आप एज़ अ बैकएंड डेवलपर कहीं पर भी काम करेंगे, तो एपीआई जो भी बनेगा उसकी टेस्टिंग के लिए आपको पोस्टमैन टूल का ही या किसी अदर टूल का, जो भी इस तरीके के सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, उसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? तो फिलहाल आपको यहाँ पर यूआरएल देना है और यहाँ से पहले को तो गेट रिक्वेस्ट करके देखिए, मैंने गेट किया, सेंड पे क्लिक करूँगा, नोटिस कीजिए यहाँ पर आया गेट रिक्वेस्टेड। फिर मैंने यहाँ पर जो है पोस्ट किया, सेंड पे क्लिक करूँगा, नोटिस कीजिए पोस्ट रिक्वेस्टेड। फिर यहाँ पर मैंने पुट पे क्लिक किया, सेंड, नोटिस कीजिए पोस्ट रिक्वेस्टेड। फिर मैंने यहाँ पर डिलीट किया, सेंड करूँगा, तो यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्टेड। अगर हम इसके अलावा कुछ करते हैं हेड, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या आएगा, जो है हेड रिक्वेस्ट मैंने किया। इसका जो है कोई भी राउट नहीं है, तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर आप जो है पैच रिक्वेस्ट करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, तो नोटिस कीजिए इसके लिए भी जो है यहाँ पर 404 404 का मैसेज आया नॉट फाउंड का, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा कोई मेथड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ दिखा आपको। तो यहाँ से आप जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं या आप जो है एचटीएमएल कर लीजिए या आप जेसन कर लीजिए, तो इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स दिखेगा, ठीक है? तो फिलहाल एचटीएमएल ही रहने दीजिए। तो क्या है? कैन नॉट पैच, यानी कि पैच कोई भी मेथड आपने डिफाइन नहीं किया, उसके लिए 404 आ रहा है। तो जनरली हम गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट इन सब चीज़ों का ही यूज़ करते हैं। पैच का भी यूज़ होता है किसी-किसी सिनेरियो में, तो उसका भी जब सिनेरियो आएगा तो हम देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ करना है। तो देखिए आपने कितनी आसानी से ये जो है गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, पुट, पोस्ट और डिलीट का जो है डिफाइन किया। बस आपको यहाँ पर डिफाइन करना है चीज़ों को। अब यहाँ से आप रिस्पॉन्स कैसे देंगे? अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर एक रिस्पॉन्स देता हूँ, यानी कि पोस्ट पे मैं डिफाइन करता हूँ लॉगिन फेल्ड, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लॉगिन फेल्ड ये मैंने रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है? और मैं अगर पोस्ट सेंड, यानी कि यहाँ से मैंने पोस्ट सेलेक्ट करके और सेंड पे क्लिक किया, तो नोटिस कीजिए लॉगिन फेल्ड हमें दिखेगा। तो ये जो लॉगिन फेल्ड मैसेज है, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है। तो रेस्टफुल अगर आप एपीआई बना रहे हैं, तो उसका रूल है कि जब भी आप यहाँ से रिस्पॉन्स देंगे, वो जेसन रिस्पॉन्स होना चाहिए। कोई आप स्ट्रिंग नहीं, जेब अभी हमेशा आपको जेसन रिस्पॉन्स देना है, जब भी आप रिस्पॉन्स देंगे। तो जेसन रिस्पॉन्स देने के लिए आपको यहाँ रिस्पॉन्स के अंदर से सेंड ना कॉल करके जेसन फंक्शन कॉल करना है और यहाँ पर आपको अपना जेसन रिस्पॉन्स देना है। जैसे कि मैंने मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी सेट किया और यहाँ पर मैंने जो भी मैसेज देना है वो दे दूँगा। जैसे कि मैंने लॉगिन सक्सेस का दे दिया, ठीक है? मैंने लॉगिन सक्सेस लिखा, तो नोटिस कीजिए अब अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक जेसन रिस्पॉन्स आएगा, ये देखिए लॉगिन सक्सेस, ठीक है? और यहाँ से आप जेसन सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये देखिए इस तरीके से दिखा आपको लॉगिन सक्सेस और यहाँ पर स्टेटस कोड आया बाय डिफ़ॉल्ट 200
अगर आप लॉगिन फेल्ड का भी देंगे, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने लॉगिन फेल्ड का रिस्पॉन्स दिया, इस तरीके से लॉगिन फेल्ड, तो अभी भी अगर आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन फेल्ड मैसेज दिखेगा। सॉरी, फिर से सेंड पे क्लिक कीजिए, ये देखिए लॉगिन फेल्ड दिखा, लेकिन स्टेटस कोड क्या आया? 200। तो स्टेटस कोड आपने सेट करना है, हमेशा रिस्पॉन्स के साथ स्टेटस कोड सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो सक्सेस का ही दिखाएगा, क्योंकि लॉगिन फेल्ड हुआ, तो ये डेटाबेस वगैरह सब मैच करने के बाद हम ये सब करते हैं, लॉगिन फेल्ड हुआ या लॉगिन सक्सेस हुआ ये सब। लेकिन फिलहाल आपको स्टेटस कोड भी समझना है ना, कि आपको स्टेटस कोड प्रोवाइड करना है, ताकि पता चले कि लॉगिन फेल्ड हो गया। ठीक है? तो यहाँ पर आपको स्टेटस कोड प्रोवाइड करने के लिए इसी रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट स्टेटस के नाम से एक फंक्शन होता है, उसको कॉल करना है, और जो भी आपका स्टेटस कोड हो वो डिफाइन करना है नंबर के रूप में। मान लीजिए आपको 401 का देना है, तो 401 का मतलब होता है अनऑथराइज्ड। तो लॉगिन फेल्ड हो गया, इसके लिए अनऑथराइज्ड का ही रिस्पॉन्स देते हैं। मैंने सेंड पे क्लिक किया, अब नोटिस कीजिए यहाँ पर 401 अनऑथराइज्ड आया। ठीक है? इस तरीके से। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, मैं यहाँ पर 500 दे दूँ, तो 500 का होता है इंटरनल सर्वर एरर। तो जब कोई इंटरनल सर्वर एरर होता है तब 500 वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये देखिए आ गया ना, ठीक है? तो स्टेटस कोड अगर आपका यहाँ पर सक्सेस का आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी कि आपको पता चलेगा ना कि आपका कैसा रिस्पॉन्स है। सक्सेस का है तो यहाँ पर 200 डिफाइन करेंगे, यानी कि स्टेटस कोड आपको सेट करना ज़रूरी है। अभी मैंने सेट पे यानी कि जो है यहाँ पर क्लिक किया, तो नोटिस कीजिए स्टेटस कोड आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर जो है आपने इस तरीके से लिखा। आप इसी तरीके इस यानी कि इसी चीज़ को आप एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो। यहीं पर रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट स्टेटस के नाम से फंक्शन यहीं पर आप कॉल कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पर भी आप स्टेटस कोड लिख सकते हो, और इसी के अंदर से फिर से जेसन फंक्शन आपने कॉल कर लिया। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर आपको एंटर करके लिखना है, तो आप एंटर करके आप इसको ऐसे समझिए। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और डॉट जेसन साथ में आप कॉल कर सकते हो, और अभी भी आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था। अब यहाँ पर आइए और स्टेटस कोड चेंज कीजिए। मैंने 401 डिफाइन किया, और यहाँ पर लॉगिन फ़ील्ड डिफाइन करता हूँ। तो नोटिस कीजिए 401 आएगा। ठीक है? ये देखिए अनऑथराइज्ड। तो स्टेटस यानी कि आप इस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं उसको, और जब भी रिस्पॉन्स देंगे तो हमेशा जेसन रिस्पॉन्स होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप यहाँ से, यानी कि अभी हमने इसी चीज़ पे, यही हमारा मेन यूआरएल है। मान लीजिए आपको जो है आपको इस स्लैश लॉगिन का रिक्वेस्ट करना है, यानी कि स्लैश लॉगिन। आपका बेस यूआरएल, उसके बाद आपको डिफाइन करना है एंड पॉइंट। इसको बोलते हैं बेस यूआरएल इतना, और ये आपका एंड पॉइंट होता है। ठीक है? मान लीजिए इस तरीके से आपको राउट बनाना है स्लैश लॉगिन। तो आप अगर अगर अभी अगर अभी आप इसका रिक्वेस्ट करेंगे तो 404 नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि आपने लॉगिन नहीं डिफाइन किया कहीं पर भी। तो एंड पॉइंट यहाँ लिखते हैं, जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको लिखना है लोकल होस्ट कॉलन 101 स्लैश लॉगिन, इसका रिक्वेस्ट करना है। तो एंड पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के बाद लॉगिन लिखेंगे। तो जो भी आपको एंड पॉइंट रखना है वो डिफाइन करेंगे। अब सेंड पे क्लिक करेंगे तो नोटिस कीजिए वो रिस्पॉन्स आ गया जो आपने दिया। अगर आप पुट रिक्वेस्ट करेंगे लॉगिन का, तो ये भी आएगा 404 नॉट फाउंड। ठीक है? तो यहाँ पर आपको स्लैश लॉगिन डिफाइन करना है, इस तरीके से। तो अभी हम अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो इस बार रिस्पॉन्स मिलेगा हमें। नोटिस कीजिए दोबारा सेंड पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए पुट रिक्वेस्टेड। तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, जेसन रिस्पॉन्स देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। पहले तो स्टेटस कोड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, इसको डिफाइन कर देना 200। उसके बाद इसी के अंदर से डॉट जेसन फंक्शन कॉल करना है, और यहाँ पर आपको एक मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, और जो भी मैसेज डिफाइन करना है वो डिफाइन कीजिए। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया पुट रिक्वेस्टेड। ठीक है? अब नोटिस कीजिए अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, यानी कि लॉगिन का अगर मैं पुट रिक्वेस्ट करूँगा, तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ये देखिए आ गया ना? थोड़ा अगर ना आए तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, क्योंकि कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब कंपाइल हो जाएगा तब आप सेंड पे क्लिक करेंगे, तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा, तो अगर कोई एरर होगा तो टर्मिनल में आपको पता चलेगा कि क्या एरर है। नोटिस कीजिए अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ, ठीक है? इस तरीके से मैंने मिस्टेक कर दिया, और यहाँ पर मैंने सेंड पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर एरर आ गया। तो ये एरर कैसे पता चलेगा? टर्मिनल से, यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, रिस्पांस डॉट स्टेटस डॉट जेएसओ इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर आपको दिखेगा टाइप एरर, ठीक है? टाइप एरर के नाम से प्रॉपर्टी सेट होगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि क्या एरर है। तो जेएसओ इज़ नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपने जेएसओ कहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको ठीक करेंगे। ठीक है? तो टर्मिनल में कभी भी आपको एरर पता चलेगा। अब आप सेंड पे क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं डिलीट रिक्वेस्ट करूँ लॉगिन का। तो जब आप लॉगिन का डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे तो अभी तो आएगा 404 नॉट फाउंड, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं किया है। तो स्लैश लॉगिन डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और डिलीट रिक्वेस्टेड, और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स कैसे देना है, जेसन रिस्पॉन्स। हमेशा याद रहे कि आपको
नॉर्मल स्ट्रिंग रिस्पॉन्स के रूप में नहीं देना है। अगर आप रेस्टफुल एपीआईज़ बना रहे हैं, तो उसका रूल है कि आपको जेसन रिस्पॉन्स देना है। वैसे आप अगर नॉर्मल भी रिस्पॉन्स देंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जेसन रिस्पॉन्स दीजिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर अभी डिलीट का जो है रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि लॉगिन का डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये रिस्पॉन्स जाएगा डिलीट रिक्वेस्टेड। मैंने डिलीट सेलेक्ट किया, सेंड पे क्लिक करूँगा, नोटिस कीजिए डिलीट रिक्वेस्टेड और स्टेटस कोड 200 आया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर 404 का 404 का स्टेटस कोड शो करना है, तो यहाँ पर आप 404 लिखिए और यहाँ पर लिखिए नॉट फाउंड। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड का मतलब 404। तो जब भी आप नॉट फाउंड वगैरह होगा, तो उसके लिए 404 स्टेटस कोड देंगे। फिर से सेंड पे क्लिक कीजिए, नोटिस कीजिए आ जाएगा 404 नॉट फाउंड। ये देखिए यहाँ पर भी मैसेज आ गया। उम्मीद है कि आपको जो है थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा 100% क्लियर हो गया, और इसमें बहुत बड़े लेवल पे काम होने वाला है और बहुत ही अच्छे से आपको एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। मिडलवेयर और कैसे एपीआई बनाएँगे, कैसे इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे, कैसे पूरा स्ट्रक्चर होगा एप्लीकेशन का, कैसे जो है क कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई बनाएँ, मीनिंगफुल एपीआई बनाएँ, जिसका हम यूज़ कर सकें और हमारे प्रोजेक्ट में वो यूज़ हो सके। ठीक है? तो ये सब आप आसानी से समझने वाले हैं, बहुत आसान होने वाला है। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।